नमस्कार मित्रों, कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति अध्याय 6 दूसरा भाग है। आज प्रमुख दुर्गों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी में आज है अकबर का दुर्ग अजमेर। तो इसे अकबर का दुर्ग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1570 में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। तो याद रखें, अकबर ने अजमेर में दुर्ग का निर्माण 1570 में करवाया था और किसकी स्मृति में? गुजरात विजय की स्मृति में करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं क्योंकि अकबर यहाँ पर खजाना रखता था और हथियारों की रखने की वजह से ये मैगजीन दुर्ग भी कहलाया। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति पर बनाया गया है। एकमात्र दुर्ग पूर्ण रूप से मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बनाया गया। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना अंतिम रूप से इस दुर्ग में दिया गया था, यानी इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने बनवाई। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था और 1801 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस किले पर अधिकार करके अपना शस्त्रागार एंड मैगजीन बना दिया गया, यानी अंग्रेजों का शस्त्रागार एंड मैगजीन स्थल था ये दुर्ग। तो अकबर के मैगजीन दुर्ग के बाद लालगढ़ दुर्ग बीकानेर, लालगढ़ दुर्ग है बीकानेर। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं, जूनागढ़ या लालगढ़ एक ही नाम है। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी थी। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की एक प्रस्तुति है जिसे राय सिंह प्रस्तुति कहते हैं। उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथी सवार मूर्तियां स्थापित है। अकबर ने इनकी मूर्तियां आगरा के किले पर लगवाई थी, लेकिन कालांतर में शासकों ने उसे तोड़ दिया तो यहाँ पर लगवाई गई। कहाँ पर? लालगढ़ के सूरजपोल पर। रतन निवास, रंग महल, करण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी ब्रुज, सुनहरी ब्रुज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। ये निर्माण है किसके? लालगढ़ दुर्ग के। लालगढ़ के बाद आइए चलते हैं भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ संबल और बामनी के संगम स्थल पर स्थित ये किला तीनों ओर से जल से घिरा है, यानी कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और बामनी। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टॉड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसाशाह नामक व्यापारी तथा रोड़ा सारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। डोड शाखा के परमारों, राठौड़ों, सक्तावतों, सुंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ ढाढ़ाओं को मिला, पर अधिकांश ये मेवाड़ के अधिकार में रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इम्पोर्टेड इसके बारे में, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़ के किले को कहते हैं। भैंसरोड के बाद है गागरोन का किला झालावाड़। काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर है। विशेष तौर से याद रखें, काली सिंध और आऊ के संगम पर और संबल और बामनी के संगम पर है भैंसरोडगढ़ और काली सिंध और आऊ के संगम पर है गागरोन। ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर इसे डोडगढ़ या धूलरगढ़, यानी निर्माणकर्ताओं के नाम पर इसे डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहते हैं। किसको? गागरोन दुर्ग को। तत्पश्चात ये दुर्ग खीसी सोहानों के अधिकार में आ गया। ये किला असलदास खीसी की वीरता को याद दिलाता है, यानी असलदास खीसी की वचनिका आपने नाम सुना ही होगा, जो कि 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में है। सूफी संत मिठे साहब, संत यानी हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इसी किले की क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आपको चित्र में नजर आ रहा है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ गागरोन का किला झालावाड़। गागरोन के बाद है जयगढ़ आमेर। जयगढ़ आमेर मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग। खास बात यह है कि इस पे तोपें डालने का विशाल कारखाना था। ये एकमात्र दुर्ग था जिसमें तोपें डालने का कारखाना था, तोपों का निर्माण किया जाता। शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसके बारे में भी पूछा गया है। जयबाण तोप जयगढ़ किले आमेर में।
और एशिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक, यानी एशिया की सबसे बड़ी तोप सिर्फ एक बार ही चलाई गई, उसके बाद इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार के विभिन्न कस्बा शासकों को योगदान रहा, परंतु इसमें वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने प्रदान किया। जयगढ़ को रहस्य में दुर्ग भी कहा जाता है, रहस्य में दुर्ग भी कहा जाता है जयगढ़ को, क्योंकि इसमें बहुत सारी गुप्त सुरंगें हैं, जिसकी वजह से इसे रहस्य में दुर्ग भी कहा जाता है। जयगढ़ के बाद जालोर का किला चौनगिरी पहाड़ी पर स्थित ये किला चूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। बेहद इंपोर्टेंट, जालोर का किला कौन सी नदी के किनारे? चूकड़ी नदी के किनारे। और कौन सी पहाड़ी के ऊपर? चौनगिरी पहाड़ी के ऊपर। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। याद रखिए, सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं और सुवर्णगिरी जैसलमेर को कहते हैं। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया। किले के भीतर बने तोपखाना मस्जिद है जालोर किले में है, जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसको कालांतर में मुस्लिम शासकों ने मस्जिद का रूप दिया। बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानरदेव चौहान 1305 से 1311 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्रभावित हुआ था। कानरदेव चौहान और उसका पुत्र वीरमदेव। अगली कड़ी में है जैसलमेर का किला। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार किला भी कहा जाता है। यानी त्रिकूट पहाड़ी पर निर्मित और सोनार किला कहलाता है जैसलमेर का किला। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला है। इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर यानी पग कीजिए पाषाण का, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े यानी लकड़ी के घोड़े और सवार होकर पहुंचा जा सकता है। यानी जैसलमेर के बारे में ये उक्ति प्रचलित है कि यह बहुत ही कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इन चारों ओर मरुस्थल, यहाँ पहुंचने के लिए पैर आपको पत्थर के होने चाहिए, शरीर है लोहे का होना चाहिए और आपके पास घोड़े हैं वो लकड़ी के होने चाहिए, तभी आप यहाँ पहुँच सकते हो। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी में लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। राजस्थान का अंडमान कहते हैं जैसलमेर को। इस किले को कारीगरों ने चूने के पत्थरों पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया। किले के अंदर बने प्राचीन भवन जैन मंदिर हैं, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर, ये इसके अंदर निर्माण है। अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की क्या करते हैं? बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। ये जैसलमेर के दुर्ग में निर्माण है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। यदि प्राचीन पांडुलिपियों का यह भूमिगत संग्रहालय भी है। जैसलमेर के बाद देखते हैं लोहागढ़। भरतपुर की शान लोहागढ़। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सूत्रता के लिए विख्यात है। यानी एकमात्र किला जिसे कभी जीता नहीं गया। यह 1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया था। लोहागढ़ के पूर्व स्थिति कच्ची गड्डी की विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक एवं मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है, जो दिल्ली के किले से उखाड़ के लाए थे भरतपुर के शासक। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली विजय करके लाए थे। कब लाए थे? 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय करके लाए थे जवाहर सिंह। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवार है। बहुत चौड़ी दीवार की वजह से, मिट्टी की दीवार की वजह से इसे कभी जीता नहीं गया। किले की बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई है, अंदर पक्की दीवार है और बाहर मिट्टी की दीवार की वजह से शत्रु के गोले है वो प्रभावित नहीं हो पाते थे। तथा चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। ये विशेष है। मोती झील के द्वारा सुजान गंगा नहर के द्वारा मोती झील से पानी लाता है सुजान गंगा नहर के द्वारा, और जो लोहागढ़ के चारों ओर खाई है उसमें पानी की सप्लाई होती है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की, परंतु हर बार वह असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवार बुरुज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। यानी लक्ष्मण जी इनके आराध्य देव थे। उपयुक्त प्रमुख दुर्गों के अलावा बयाना का किला, तिमनगढ़ का दुर्ग, मारवाड़ का सोजत और कुसामन का किला, पूर्व जयपुर रियासत की सिवाड़, कालक, काकोड़ और
खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बचतगढ़ का दुर्ग तथा सीकर का लक्ष्मण दुर्ग भी अपनी स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। दुर्ग स्थापत्य के बाद हम देखते हैं मंदिर स्थापत्य। मंदिर शिल्प। प्रमुख दुर्गों के बारे में हमने अध्ययन किया। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन एवं दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरना कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप इसका प्रवेश मंदिर निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। दुर्गों के भवनों के अलावा मंदिरों का निर्माण भी स्थापत्य की प्रमुख देन है। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं ने उसे ध्वस्त कर दिया। अधिकांश मंदिरों को बेरठ का मौर्य युगीन गोल मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर, यह मंदिरों के विकास काल की 7वीं से 10वीं सदी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जैसे क्षत्रिय शैली का विकास हुआ, उसे गुर्जर पतियार अथवा महामारू कहा गया। गुर्जर पतियार या महामारू शैली, इसका विकास हुआ राजस्थान में। इस शैली के अंतर्गत आरंभिक निर्माण मंडोर के पतियार और चाम्बर के सोना तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी के आरंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ एवं आबानेरी जो दौसा में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक के जो मंदिर बने, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर चचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर एवं महावीर मंदिर प्रमुख है। ये ओसिया में बने हुए मंदिरों, ओसिया जोधपुर में स्थित हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर और चचिया माता के पास ही सूर्य मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर पतियार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के हैं। क्रमशः कामेश्वर, जो कि कहाँ है, कामेश्वर आहुआ में है, एवं रणछोड़ जी मंदिर, ये खेड़ बालोतरा में है। लगभग 10वीं से 11वीं सदी के आरंभ में गुर्जर पतियार शैली के पूर्ण विकास व सोलंकी शैली के आरंभिक देखने को मिलता है इन मंदिरों में। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में कैकेंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ देखने को मिलते हैं, जो कि आने वाले समय में आम हो गए थे। यानी आरंभिक स्तंभ व्यवस्था गुर्जर पतियार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराडू का सोमेश्वर मंदिर, यानी किराडू बाड़मेर में स्थित, जो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, लगभग 1016 ईस्वी। ये भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इसका शिखर क्या है, दर्शनीय है। यानी किराडू में मंदिरों का समूह, जिसमें से सोमेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध, राजस्थान का खजुराहो, किराडू, बाड़मेर। इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले में जालोर के गुर्जर पतियार रहे। उनके पश्चात चौहान, परमारों और गोहिलों ने मंदिर शिल्प का समृद्ध किया, परंतु इस काल का प्रमुख मंदिर गुर्जर पतियार शैली से अलग भी है। बाड़ोली का मंदिर, नागदा में साहस बहू का मंदिर, उदयपुर में जगत अंबिका का मंदिर भी क्या है, प्रमुख है। यानी आप इन मंदिरों के स्थानों के नाम याद रखें। 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। यानी 11वीं से 13वीं सदी का मंदिर शिल्प कला का कैसा काल था, स्वर्ण काल था, 11वीं से 13वीं सदी का। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये 11वीं से 13वीं सदी, सोलंकी या मारू गुर्जर शैली। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का चचिया माता मंदिर, ओसिया जोधपुर में स्थित, चित्तौड़गढ़ में स्थित समिदेश्वर मंदिर प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले, लंबे एवं गोलाई ली हुई है। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर क्या निर्मित है। 11वीं से 13वीं सदी के मंदिरों का स्वर्ण काल का समय। इस समय की एक और शैली विकसित हुई, जिसे भूमि शैली कहा जाता है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 20 ईस्वी मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। यानी कौन सी शैली का है, भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर मंदिर लगभग 1075 ईस्वी, बारा जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा व बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण है। किसके, भूमि शैली के अन्य उदाहरण है। शैली वाइज आप याद रखें, महामारू शैली, पंचायतन शैली भी आगे आएगी, देखे भी है हमने। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय नहीं था।
उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद ही राजस्थान वैसा एकमात्र स्थान था जहाँ बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को ही जाता है, क्योंकि ज़्यादातर भारत पे मुगल शासन स्थापित हो गया था, लेकिन राजस्थान और हिमालय की तलहटी के अलावा मंदिरों का निर्माण कहीं नहीं हुआ। इस काल के मंदिरों में उदयपुर में जगदीश जी एकलिंग जी का मुख्य मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर है, आमेर के जगत शिरोमणि प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर आकार में भव्यता लिए रहे, विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं से 17वीं सदी के बाद हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण बहुलता से रहा। एंड हवेली शैली के मंदिर ऐसे मंदिर जिसके अंदर भजन कीर्तन गायन भी होता था। राजस्थान के अनेक जैन मंदिर बने जो कि वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म पूजा की पद्धति और मान्यता के अनुरूप है था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर है। इनके अलावा देलवाड़ा आबू पर्वत पर स्थित है। इसके अलावा रणकपुर, पाली, ओसिया, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों पर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले में वरमाण, झालावाड़ जिले में सांतखेड़ी और झालारा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों पर जैन मंदिर भी क्या है प्रसिद्ध है। प्रमुख जैन मंदिरों की भी आप सूची तैयार रखें। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, प्रमुख मंदिरों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। एकलिंग जी का लकुलिश मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथ द्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। तो कौन से गांव में है? कैलाशपुरी में एकलिंग जी का। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। यानी मेवाड़ के शासकों का कुल देवता और मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक भी है। कौन? एकलिंग जी को ही माना जाता है वास्तविक शासक। और वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया? महाराणा रायमल ने। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की शत्रुमुखी प्रतिमा है। एकलिंग जी के मेवाड़ राजघराने कुल देवता माना जाता है। मेवाड़ राजघराने के कुल देवता, जबकि मेवाड़ शासक सूर्य को इसका क्या मानते हैं? दीवान। इस मंदिर में आते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी बना हुआ है। तो ये एकलिंग जी के बाद किराडू के मंदिर बाड़मेर। किराडू प्राचीन नाम किराटकूप था जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन के पास, यानी ये खड़ीन गांव का रेलवे स्टेशन के 5 किमी दूर पर एक पहाड़ी पर स्थित है। हातमा गांव बाड़मेर 11वीं से 12वीं सदी में बने ये मंदिर ओसिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिनमें वैष्णव व शैव मंदिर हैं। ये आपको अलंकृत मंदिर नजर आ रहे हैं। किराडू के राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है इसे। किराडू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। मुख्य मंदिर है जो सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैली के अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। किराडू के बाद है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, जयपुर। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कस्बा शासक मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। तो निर्माणकर्ताओं को याद रखें। मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना करती थी, जिसको जयपुर के शासक कहाँ ले आए थे? आमेर ले आए थे। मान सिंह इसे चित्तौड़ लेकर आया था। तो कौन लाया था? मान सिंह इसे चित्तौड़ लाया। चित्तौड़ से कहाँ लाया था? जयपुर या आमेर लेके आया था। इसके बाद देखते हैं जैन मंदिर देलवाड़ा। बेहद ही भव्य मंदिर है। यानी जैसा पुस्तक में है वैसा ही हम अध्ययन करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करेंगे। जैन मंदिर देलवाड़ा उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का सर्वोत्कृष्ट आबू पर्वत में स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। कौन सी शैली के? चालुक्य शैली के। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 प्रमुख मंदिर है। पहला मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का है। यह 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनाया था। इस मंदिर को विमल
वंशाई नाम से भी जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर है 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का, जिसका निर्माण वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इस मंदिर को लूण वंशाई नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरियाँ तथा वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीक खुदाई की गई। इस मंदिर के रंग व मंडप नौचौकी की कल्पना जो कला है वो कैसी है, अद्भुत है। जैन मंदिर देलवाड़ा के बाद हर्षत माता मंदिर आबानेरी। दौसा जिला आबानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षत माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं सदी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था। मूल यह मंदिर क्या था? विष्णु मंदिर था। इसके बाद है शिव मंदिर बारडोली। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का मंदिर है। कैसी शैली का है? पंचायतन शैली का। इसमें मुख्य मूर्तियों के शिव, पार्वती और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मीर कुल ने करवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट। इसके बाद है शिव मंदिर भंडदेवरा बारा जिले में रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसे भंडदेवरा को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो। इसके निर्माण में मंदवंशीय राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। फिर है जैन मंदिर रणकपुर, जो पाली जिले में स्थित है। पाली में स्थित रणकपुर जैन मंदिर अपने अद्भुत शिल्पकला एवं भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में करवाया गया था। कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था रणकपुर के मंदिरों का निर्माण। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। यानी 1444 खंभों पर यह टिका है मंदिर। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है, इसलिए यह मंदिर 100 मुखा मंदिर भी कहलाता है। रणकपुर का जैन मंदिर खंभों का अजायब घर और 100 मुखा मंदिर कहलाता है। चचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर से 57 किमी दूर ये दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी में बने वैष्णव व जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ का पारंपरिक तरीके से वैष्णव, शैव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर क्या है? प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर तथा शाक्त मंदिरों में पीपला माता तथा चचिया माता के मंदिर प्रमुख है। शाक्त यानी शक्ति के मंदिर, देवी के मंदिर। इसके बाद है चाच बहू का मंदिर नागदा। उदयपुर से 27 किमी दूर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर चाच बहू मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों ही मंदिर आकार में बड़े छोटे होने के कारण बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से ये कैसे हैं? समान ही है। इसके बाद है राजप्रसाद देव महल स्थापत्य मंदिर। दुर्ग के बाद भवन स्थापत्य को भी हम देखेंगे, महल स्थापत्य को भी हम देखेंगे, प्रमुख महलों के बारे में भी जानेंगे। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद राजस्थान के राजपूत राज्य स्थापित होने के साथ ही राजभवनों में भी निर्माण होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों से में पूर्व मध्य काल के राजभवनों का अवशेष मिले हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव एवं 2 किनारों के कमरों का बरामदों से जोड़ा जाना एक विशेषता है इनकी। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रसाद विशाल, भव्य और सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद में के काल में महलों की बनावट एवं शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों को स्थापत्य पर भी दिखाई दिया। फव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बैल बूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों को मुगल प्रभाव इन इमारतों में दिखाई दिया। जैसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जगत सिंह मंदिर के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि के महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जैसे मुगलों से नज़दीकियाँ बढ़ती गई वैसे वैसे उनके प्रभाव दिखाई देने लगे। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएँ, बारादरिया, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि की जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर सिटी पैलेस तथा उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डी के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं,
का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित है। डी के महलों के चारों ओर छज्जे यानी कॉर्निश है जो कि अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। महल स्थापत्य के बाद है हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंत और सेठों की भव्य हवेलियां बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्धि के बाद शेखावटी के धनिकों यानी सेठ वर्ग ने बनिए वर्ग ने अपने अपने गांव विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिल्लानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनाना आरंभ हो गई। जैसलमेर के सालिम सिंह की हवेली बेहद ही प्रसिद्ध है। नथमल की हवेली तथा पटवा की हवेली पत्थर की जाली एवं कटाई का आज भी दुनिया भर में क्या है प्रसिद्ध है। ये तीनों हवेलियां एग्जाम की फेवरेट रही है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर यानी वंशी पत्थर, करौली, भरतपुर, कोटा की भी हवेलियां हैं जो कि अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत है। बाद में वैष्णो मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती है। बीकानेर की प्रसिद्ध बचावतों की हवेली 16वीं सदी की उत्तरार्ध में करण सिंह बचावत द्वारा बनाई गई थी। बचावतों की हवेली कहाँ स्थित है तो बीकानेर में। इनके अलावा बीकानेर में मेहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी। इसकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपियन चित्रशैली प्रयुक्त की गई है, यानी बेहद ही आकर्षक हवेलियों का निर्माण हुआ। ये मंडावा की हवेली कितनी आकर्षक आप चित्र में देख सकते हो। शेखावटी की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी इनके अंदर चित्रकारी बेहद ही आकर्षक की गई। नवलगढ़ की हवेली में रूप निवास, भगत, जलाना, पदोदार और बगेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। बिचाऊ झुंझुनू में नाथूराम पदोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया तथा सीताराम संगीतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कानेडिया की हवेलियां, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली, मानमहनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंचारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में 4 शौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी क्या है दर्शनीय है। इन प्रमुख इन हवेलियों को आप अवश्य दोहराएं और नोट करें। सीकर में गौरीशंकर बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण क्या है प्रसिद्ध है। इनके अंदर चित्रकारी बेहद आकर्षित की गई है। शुरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास, गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली भी आदि क्या है शुरू की भी विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण में की हवेली, राखी हवेली, टोंक में सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटनियों की हवेली, रत्नाकर पांडुर की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली भी इत्यादि हवेलियाँ स्थापत्य कला भी क्या करती है विभिन्न रूप दिखाती है। यानी इन हवेलियों को आप जरूर नोट रखें। हवेलियों के बाद है छतरिया, मकबरे एवं दरगाह। छतरिया, मकबरे एवं दरगाह, इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छतरिया, मकबरे एवं दरगाह, यानी वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो जाएगा, लेकिन 2 भाग में अपने को पाठ पूरा करना है। थोड़ा जल्दी से अध्ययन करते हैं। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था। अंत में मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विभिन्न स्मारक बनाए गए, जिन्हें छतरिया देवल नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है। जयपुर का गेटौर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर बड़ा बाग तो दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ शासक वर्ग का अंतिम संस्कार किया जाता था। छतरिया मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी बेहद इम्पोर्टेड है। फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, 84 खंभों की छतरी और 32 खंभों की छतरी एग्जाम की सबसे फेवरेट है। बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह का थड़ा और जैसलमेर के राजाओं और पाली वालों की छतरियाँ भी क्या है विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह अजमेर और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर लोगों की आस्था का केंद्र होने के कारण साथ साथ ही स्थापत्य की क्या है बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह की दरगाह कपासन, मिठे शाह की दरगाह गागरोन, चक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़, अब्दुल पीर की मजार भवानापुर, मीर साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा,
अब्दुल खां का मकबरा अजमेर आदि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का क्या है, समन्वय के प्रतीक है। इट वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप इसे नोट अवश्य करें। अब जल स्थापत्य यानी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र रहा है, तो यहाँ जितनी महत्ता किलों और महलों की है उतनी ही जल की भी है। तो राजस्थान एक बड़ा हिस्सा रेतीला है, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़िया, टाँके के जल स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान के उपयोगी क्या है, जल स्रोत रहा है। बांदी कुएं का नाम किसी बांदी यानी अर्थात दासी द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया, यानी बांदी दासी को बोलते थे और दासी द्वारा निर्मित कुएं के कारण स्थान का नाम बांदी कुएं पड़ गया। बाटाडू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं है, वो दर्शनीय है, यानी रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटाडू का कुएं को। टाँके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टाँकों के सच्चे नमूने किलों में अपने को क्या मिलते हैं, जिनमें जयपुर का जयगढ़ किला प्रमुख है, जो टाँकों के लिए प्रसिद्ध है। ये टाँके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के क्या है, उत्तम प्रमाण है। इन पानी भूमिगत टाँके बना के स्टोर किया जाता है वर्षा जल पीने के लिए। रेगिस्तान में पानी की बेहद ही उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियों का बेहद ही महत्वपूर्ण, इनके निर्माण उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। राज परिवार के सदस्य मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठ युवराज इत्यादि द्वारा बनाई जाती थी। इनके निर्माण से संबंधित सूचना भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिनमें निर्माण और कारीगरी की जानकारी क्या होती थी, प्राप्त होती थी। बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी सभ्यता राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। इसके बारे में भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो इनमें आप याद रखें। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आसकर्ण की पत्नी प्रिमल देव ने बनवाई थी। तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर प्रिमल देव द्वारा निर्मित। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाया था। तो ये प्रमुख बावड़ियों के बारे में याद दे रखा है, अवश्य याद रखें। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में बड़े बड़े तालाब भी बने भी रहे हैं, जो प्रकार और स्थापत्य की रोशनी डालते हैं। चूँकि भागों में अधिकांश पहाड़ी हैं, अंत या दो पहाड़ों के बीच स्थान रोककर धूल और पत्थरों को बांध बना दिया जाता था। बांधों के आगे सीढ़ियाँ से तालाब को जोड़ दिया जाता था। बांध पक्का बनाया जाता था, इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियाँ लगा दी जाती थी, उन्हें पक्के बांध जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार बांधों में पिछोला उदयपुर, गैप सागर डूंगरपुर, राजसमंद राजनगर, जयसमंद डेबर, जैसे डेबर झील भी कहते हैं जयसमंद झील को, ये एक तरीके से क्या है, तालाब ही है बड़े। इनके निर्माण की पद्धति 11वीं से 17वीं सदी तक काम में ली गई। इन बांधों को राजसमंद का बाद विशिष्ट है। इसे दुष्काल से पीड़ित जनता की राहत देने के लिए बनाया गया था, इन्हें अकाल राहत कार्य के तहत बनाया गया था। इस बांध पर 9 चौकी नामक तीन भाग वाली 3 छतरियाँ बनाई गई है, जो कि तक्षण कला की दृष्टि से क्या है, अनुपम है। इसी के साथ अपना पाठ को आगे देखते हैं। पाठ अपना पूरा हुआ, प्रश्न उत्तर हम अगले भाग में करेंगे। थोड़ा जल्दी से हमने अध्ययन किया, तो आपसे निवेदन है कि स्पीड को मेंटेन करके आप अध्ययन अवश्य करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।